एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट रैंक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे। इससे पहले मैंने बिहार बजट का वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हो। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे देख लेना, ठीक है, जिससे कि हमारे 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे, चाहे वो एडीओ एग्जाम हो या फिर तो बिहार प्रीलिम्स एग्जाम हो, ठीक है। और इसके बाद तुम सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जिसमें कि तुम्हारे जो भी इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट के क्वेश्चंस होंगे वो सारे टिक होंगे, प्लस एग्जाम्स में तुम सारा क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, कब प्रेजेंट किया जाता है, कौन प्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, वो हमेशा 1 साल पहले का होता है, ठीक है, 1 ईयर बिफोर। जैसे 2026 का इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया है, तो उसमें 25-26 का डाटा प्रेजेंट किया गया है। कौन से सेक्टर ने कितना ग्रोथ किया, कौन से स्कीम्स ने कितना अच्छा किया, कौन से डिपार्टमेंट ने कितना अच्छा किया, ये सारे फैक्ट्स हमें गवर्नमेंट बताती है, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट करता है? देन फाइनेंस डिपार्टमेंट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करती है। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे कौन से डेटा को प्रेजेंट करेगा? 2025-26 के डेटा को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। बिहार का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब आया था? बिहार का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 2006 में आया था, ठीक है। इससे पहले बिहार गवर्नमेंट कुछ डेटा प्रेजेंट करती थी, बट कुछ डेटा अलग अलग टुकड़ों में प्रेजेंट करती थी। यहाँ 2006 से सारा डेटा एक साथ कलेक्टिवली आने लगा था। तो 2006 में कौन से ईयर का डेटा आया था? 2005-2006 का डाटा प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। और ये कौन बनाता है? ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया है? 2 फरवरी 2026 को इस साल का इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया है। वो 28 नंबर 20वां नंबर का इकोनॉमिक सर्वे था। किन्होंने प्रेजेंट किया है? फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है। और बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया था 2 फरवरी को, और ये बिहार का 20वां इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर्स से डील करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है वो होता है चैप्टर 1, जिसमें कि सारा डेटा और कौन सा सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया है और कौन सा सेक्टर आगे है, कौन सा सेक्टर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो सारा हम चैप्टर 1 में देखेंगे। अगर तुम्हें इस वीडियो का PDF चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, या फिर तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, या फिर तो आप इंस्टाग्राम ग्रुप से ले सकते हो, ठीक है। आप कहीं से भी PDF ले सकते हो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट गो थ्रू द PDF वंस, उसके बाद तुम्हें सारा डेटा रिकॉल हो जाएगा। जो मैंने हाईलाइट किया है वापस से तुम्हें सारा कुछ याद हो जाएगा। तुम्हें वापस से कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक बजट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो भी देख लेना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? चैप्टर 1 बोलता है बिहार इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। बिहार की इकोनॉमी के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहीं से अगर आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा मेनली यहीं से बनता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो 14.9% है, जबकि इंडिया का ग्रोथ कितना है? 12% है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। बिहार का ग्रोथ 14.9% है। अब हम कुछ टर्म्स देखने वाले हैं, ठीक है। करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस किसको बोलते हैं? कांस्टेंट प्राइस किसको बोलते हैं? वो हम उस साल को लेते हैं जिस ईयर में फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, जो साल बहुत स्टेबल होता है, जिसमें फ्लड्स, ड्रॉट्स या फिर तो कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं होता है, ठीक है। जो बहुत स्टेबल ईयर होता है वो हम लेते हैं कांस्टेंट प्राइस में। तो इंडिया का कांस्टेंट प्राइस कौन सा ईयर फिक्स किया गया है? 2011-12 फिक्स किया गया है बिहार का और इंडिया का कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। और करंट प्राइस क्या होता है? जो अभी करंट में चल रहा है, जो अभी करंट के डेटा आ रहे हैं, जो आज के डेट में डेटा एस्टिमेट किए जाते हैं, वो हमारा करंट प्राइस पे आ जाए। अब देखो, GSDP हमारा 2024-25 में क्या एस्टिमेट किया गया था? वो इतना एस्टिमेट किया गया था एट करंट प्राइस, एंड इतना एस्टिमेट किया गया था एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये हम याद कैसे करने वाले हैं? तो हम एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे करंट प्राइस, एक तरफ लिखेंगे कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे तुम बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे GSDP, ठीक है। अब GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का करंट प्राइस क्या दिया गया है?
तो ये वाला करंट प्राइस यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। और कांस्टेंट प्राइस क्या दिया गया है, तो कांस्टेंट प्राइस यहाँ पे लिख दोगे 5,31,372 करोड़ रुपीस, ठीक है, वो इस वाले कॉलम में लिख देना। नेक्स्ट आते हैं कि ग्रोथ रेट कितना रिकॉर्ड किया गया है। ग्रोथ रेट करंट प्राइस पे कितना रिकॉर्ड किया गया है, 13.1%, और कांस्टेंट प्राइस पे कितना रिकॉर्ड किया गया है, 8.6%, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना ग्रोथ रेट। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हम चलते हैं एनएसडीपी क्या होता है। पहले हम टर्म समझते हैं कि एनएसडीपी बोलते किसको है, ठीक है। एनएसडीपी तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीएसडीपी होता है, उसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी आर्टिकल का वैल्यू का लॉस होना। एक साल के अंदर अंदर जो भी आर्टिकल का वैल्यू लॉस होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। और डेप्रिसिएशन अगर हम जीएसडीपी से माइनस कर लेते हैं तो हमारा नेट जीएसडीपी निकल जाता है। हम एनएसडीपी भी कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप एनएसडीपी और यहाँ पे आप लिखोगे कांस्टेंट प्राइस वाला वैल्यू, ठीक है, करंट प्राइस वाला वैल्यू, और यहाँ पे लिखोगे आप कांस्टेंट प्राइस वाला ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक नया टर्म समझते हैं, पर कैपिटा क्या होता है। पर कैपिटा का मतलब होता है एवरेज इनकम, ठीक है। वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं टोटल इनकम ऑफ अ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, ठीक है। टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन निकल जाएगा, वो हमारा एवरेज इनकम आ जाएगा। एवरेज इनकम को ही हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, ठीक है। वो कांस्टेंट प्राइस पे क्या एस्टिमेट किया गया था, कांस्टेंट प्राइस पे एस्टिमेट किया गया था 36,342 करोड़, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और कॉलम बना लेंगे, वहां पे लिखेंगे पर कैपिटा, ठीक है। ये एस्टिमेट वैल्यू है, एस्टिमेट कितना किया गया है 36,342 रुपीज, ठीक है। उसके बाद पर कैपिटा इंक्रीज कितना किया गया है, रोज पर कैपिटा इंक्रीज कितना किया गया है, इतना इंक्रीज किया गया है एट करंट प्राइस और इतना इंक्रीज किया गया है एट कांस्टेंट प्राइस। ये दोनों का भी वैल्यू यहाँ पे तुम लिख लोगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पर कैपिटा इनकम जनरेट करती है, देन ऑफ कोर्स पटना जनरेट करेगी बिकॉज कैपिटल है, ठीक है। तो पटना सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जनरेट करती है। सेकंड नंबर पे बेगूसराय आ जाता है, थर्ड नंबर पे मुंगेर आ जाता है, और सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम में डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो वो है शिवहर, ठीक है। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है बिकॉज ये सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस स्लाइड में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिहार का ग्रोथ रेट कितना है 14.9%, जो कि इंडिया के ग्रोथ रेट से बहुत ज़्यादा है। इंडिया का कितना है 12%, ठीक है। और जीएसडीपी कितना है एट करंट प्राइस एंड एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, वो दोनों हम पढ़ लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एनएसडीपी कितना है एट कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट कितना है 13.1% एंड 8.6% एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कितना किया है करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे, और पर कैपिटा इनकम में डिस्ट्रिक्ट कौन सा नंबर 1 है और कौन सा लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कौन सा सेक्टर कितना जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आओ, टर्शरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है 54.8% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में तुम्हारा एग्रीकल्चर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, और टर्शरी सेक्टर में तुम्हारा सर्विस सेक्टर आ गया। ये तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ऐसे एक बार एक डायग्राम बना लो, टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, देन सेकेंडरी सेक्टर, देन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब ग्रोथ रेट में कौन सा सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ग्रोथ रेट जो होता है ना हमेशा करंट प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है वो सेकेंडरी सेक्टर है, दैट इज 15.5%। उसके बाद टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज 13.5%, और इसके बाद प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज 9.6%। ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ ट्रिक बताने के लिए, बिकॉज ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपने नोट्स में ये एक डायग्राम बना लो और एक ये डायग्राम बना लो, ठीक है। तो इससे बस तुम एक बार देखोगे और तुम्हें याद हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं, अब एम्प्लॉयमेंट में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, देन सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, देन टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा वर्कफोर्स एम्प्लॉयड होती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में, उसके बाद टर्शरी सेक्टर में, ठीक है।
आप एक टर्म देखते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये क्या होता है? इसका मतलब होता है फिक्स्ड एसेट। जो गवर्नमेंट कुछ सालों में फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स जो क्रिएट करती है, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मशीनरीज हो गया, ठीक है, वो सब फिक्स एसेट होता है गवर्नमेंट का। तो उसके बारे में क्या बोला गया है कि फिक्स एसेट जो होता है हमारा डबल हुआ है इन लास्ट 5 years, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बिहार गवर्नमेंट का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है या फिर तो स्टेबल हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये डबल हुआ है इन लास्ट 5 years, ठीक है। तो ये याद करना जरूरी है। इस स्लाइड में जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी डेटा हैं, ठीक है, आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज जो भी आप सॉल्व करोगे, आपके क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। और एग्जाम्स में तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आपको ये पूरा डेटा याद रखना है, ठीक है, प्लस ये डेटा याद रखना है। इससे आपके कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे का सबसे मेन चैप्टर होता है इकोनॉमी आउटलुक, ठीक है। अब चैप्टर 2 देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा स्टेट फाइनेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस देखने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारा एक होता है रिवेन्यू, एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिवेन्यू मतलब होता है गवर्नमेंट कितना पैसा जनरेट करती है, और एक्सपेंडिचर में होता है गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है, वो हम देखते हैं। रिवेन्यू भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है रिवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर में भी हो जाता है एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रिवेन्यू रिसीट क्या होता है? रिवेन्यू रिसीट होता है हमारा डेली बेसिस पे गवर्नमेंट कितना पैसा जनरेट करती है, वो हमारे रिवेन्यू रिसीट में आ जाता है, ठीक है। और कैपिटल रिसीट में क्या आ जाता है? जो गवर्नमेंट हमारा पूरे एक साल में जो कैपिटल जनरेट करती है, वो हमारा कैपिटल रिसीट में आ जाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है डेली बेसिस पे जो रिवेन्यू खर्च होते हैं, डेली बेसिस पे जो खर्चा होता है वो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो लॉन्ग टर्म का खर्चा होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे किसी को लोन देते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, तो वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बताता है कि हमने कहाँ से कितने पैसे जीएसडीपी में कलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब इसमें देखो रिवेन्यू रिसीट में कितना परसेंट जीएसडीपी का होता है? 22%, तो हम यहाँ लिख लेंगे 22%, ठीक है। कैपिटल रिसीट में कितना होता है? 6.7%, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया है? टोटल एक्सपेंडिचर आ गया है 28.4% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 22.1%, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 6.3% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। ये डेटा याद कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो टोटल बोरोइंग्स क्या होता है। जैसे कि ये हमारा जीएसडीपी है, ये हमारा इतना पैसा गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। उसमें से जो गवर्नमेंट बोरो की है वो है 6.7% ऑफ जीएसडीपी, जो कि गवर्नमेंट ने बोरो किया है, ठीक है। डेट आउटस्टैंडिंग, डेट आउटस्टैंडिंग कितना है? 37.3% ऑफ जीएसडीपी। ये होता क्या है? जो गवर्नमेंट अभी तक रीपे नहीं की है, वो कितना अमाउंट है? 37.7% ऑफ जीएसडीपी। जो अभी तक गवर्नमेंट जो लोन ली थी या जो पेमेंट करना था गवर्नमेंट को, वो अभी तक गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं किया है, वो हमारा डेट आउटस्टैंडिंग में आ जाता है, ठीक है। अब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? तो फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिवेन्यू, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, हमारे पास पैसा कम था और खर्च ज्यादा हो गया, ठीक है। तो माइनस में पैसे चले जाएंगे, तो माइनस कितना है? 4.2% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। तो इतना हमारा ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट आया है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये बिहार का कितना है? 2.2% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। और ये गवर्नमेंट क्यों निकालती है? क्योंकि फिजिकल डेफिसिट दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट था, जो लोन था, वो पिछले गवर्नमेंट ने लिया था, तो मैं क्यों पेमेंट करूं, ठीक है। तो मेरे में क्यों काउंट हो रहा है फिजिकल डेफिसिट में? तो इसी को कम करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस किया जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो करंट ईयर पे निकलता है, जो कि हमारा बताता है इस साल का जीएसडीपी का कितना खर्च हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। अब रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू डेफिसिट में होता है टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू रिसीट, ठीक है।
टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू रिसीट। ये इस साल के यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रिवेन्यू डेफिसिट। कौन सा बड़ा होता है, कौन सा कम होता है। अब देखते हैं हम चैप्टर 3। चैप्टर 3 इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहता है। एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर। एलीट सेक्टर में क्या क्या आ जाता है। एलीट सेक्टर में तुम्हारा फिशरी आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट्री आ जाता है और पोल्ट्री फार्मिंग आ जाता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी चैप्टर तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ग्रॉस सोन एरिया किसको बोलते हैं और नेट सोन एरिया किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा बिहार हो गया। ठीक है, इसमें कितने एरिया पे कल्टीवेशन होता है। टोटल एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन एरिया इज नोन एज ग्रॉस सोन एरिया। ठीक है, टोटल एग्रीकल्चरल कल्टीवेटेड एरिया इज नोन एज ग्रॉस सोन एरिया। ठीक है, ग्रॉस सोन एरिया में हम नेट सोन एरिया ऐड करते हैं प्लस वैसा एरिया ऐड करते हैं जो एक बार से ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्रॉस सोन एरिया मतलब समझ में आया तुम्हें, वैसा एरिया जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें हम नेट जितना एरिया एक बार कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो एरिया प्लस जितना एरिया एक बार से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए यूज़ किया जाता है हम वो एरिया भी ऐड करते हैं। ठीक है, नेट सोन एरिया तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेट सोन एरिया मतलब वैसा कल्टीवेशन एरिया जिसमें हम सिर्फ एक बार कोई भी क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, वैसा कल्टीवेशन एरिया जिसमें हम सिर्फ एक बार कल्टीवेशन करते हैं उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। ये इसका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट क्रॉप इंटेंसिटी का डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब पहले हम टर्म समझते हैं। क्रॉप इंटेंसिटी किसे कहते हैं। क्रॉप इंटेंसिटी किसे कहते हैं। क्रॉप इंटेंसिटी मतलब हो गया नंबर ऑफ क्रॉप्स सोन ऑन द सेम फील्ड इन अ सिंगल एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, एक एग्रीकल्चर ईयर में हम लोग सेम फील्ड पे कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं उसको हम लोग क्रॉप इंटेंसिटी बोलते हैं। तो बिहार का क्रॉप इंटेंसिटी कितना है 1.52 थाउजेंड हेक्टेयर। ठीक है, 1.52 थाउजेंड हेक्टेयर। ये आपको एज इट इज याद करना है बिकॉज पूछा जाता है बिहार का क्रॉप इंटेंसिटी कितना है। अगर तुम्हें इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो या फिर तो तुम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। अब आगे देखते हैं क्रॉप पैटर्न ऑफ बिहार। बिहार का क्रॉप पैटर्न क्या है। सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप्स उगाया जाता है बिहार में। सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स उगाया जाता है बिहार में, उसके बाद सीरियल्स और उसके बाद पल्सेस उगाया जाता है। ठीक है, क्रॉप पैटर्न क्या है बिहार का। सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स खाने वाली चीज़ें उगाई जाती है, देन सीरियल्स अनाज उगाया जाता है एंड देन पल्सेस उगाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एलीट सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर कितना कितना परसेंटेज से ग्रो किया है। जैसे कि मिल्क सेक्टर कितने परसेंट से ग्रो किया है 4.2% से ग्रो किया है। एग सेक्टर 10% से ग्रो किया है। फिश सेक्टर 9.9% से ग्रो किया है। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो किया है उसमें आ जाएगा मिल्क सेक्टर, एग सेक्टर और फिश प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन ग्रो किया है तो सबसे फर्स्ट पे आप लिखोगे एग, सेकंड पे आप लिखोगे फिश, थर्ड पे आप लिखोगे मिल्क सेक्टर। ठीक है, अब देखो फिशरी सेक्टर बिहार में बहुत अच्छा कर रहा है। उससे भी नंबर 1 कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि फिश में बहुत फिश प्रोडक्शन में बहुत आगे है, वो है मधुबनी। तो इस पूरे स्लाइड में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस सोन एरिया किसे बोलते हैं, नेट सोन एरिया किसे बोलते हैं, इसका बस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता होना चाहिए ग्रॉस सोन एरिया और नेट सोन एरिया में डिफरेंस क्या है। क्रॉप इंटेंसिटी का डेटा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्रॉप इंटेंसिटी बिहार का कितना है 1.52 थाउजेंड हेक्टेयर। ठीक है, अब क्रॉपिंग पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा क्रॉप्स कौन से उगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर का कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो किया है वो याद करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एग सेक्टर ने 10% का ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, उसके बाद फिशरी सेक्टर एंड उसके बाद मिल्क सेक्टर कितना कितना ग्रो किया है वो भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद याद करना पड़ेगा फिशरी सेक्टर में मधुबनी नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स हैं एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ये हम स्कीम्स वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, स्कीम का एक लेक्चर आएगा
जिसमें नेशनल स्कीम्स हम लोग देखेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स निकालते हैं वो देखेंगे, एंड प्लस बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे जो इस साल बीपीएससी एडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे स्कीम्स हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे।